नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रचना अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 11वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। पहले जाति पाति, रूढ़ियाँ, परंपराएं और महिलाओं के प्रति क्रूरता थी। अब दूसरे विचारों का युग है, वही अपनाना पड़ेगा। बात सटीक है, पर जो इन धमालों से पीछे के सत्य को देखे वही तो जागरूक व्यक्ति है, वही युग चेतना है। अन्यथा इस वर्तमान समय में इस कहावत को कि भारत तो स्वर्ग है को परिवर्तित कर कही हो कि भारत तो नरक है। इसलिए नई पीढ़ी विदेशों में अकेले रहना पसंद करती है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ काम नियमबद्ध नियत समय में ही हो सकते हैं। आम आदमी इस भारत में भाग दौड़ करते करते विक्षिप्तों की जिंदगी जीता है। योजना बनती है, पर पलटवार यह है कि नियम नियत सब समय सब डस्टबिन में कुचले हुए जैसे सांस छोड़ते जीते हैं। पंक्तिबद्ध नीचे से ऊपर तक व्यक्ति बाजारवाद की गिरफ्त में मज़े से बैठा हंस रहा है। बाबू हैं तो बाबू की हैसियत से, डिप्टी हैं तो वह अपनी शक्ति से। जैसे ही व्यक्ति घुसा उसकी खाल को खींचने के लिए लोग जीभ लपलपाने लगते हैं। समाज में बढ़ते खौफनाक परिवर्तन से व्यक्ति सहम गया है। उसे अब ये नहीं समझ आ रहा कि सामाजिकता की परिभाषा क्या हो, युवा पीढ़ी का अर्थ क्या हो, जागरूकता या नकारात्मकता। युवा पीढ़ी साक्षर होकर भी निरक्षर ही है, बस ढोल ढमाके बजा अपने कुछ कामों का भारी भरकम विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसे शब्द ही जीवन सत्य की व्याख्या कर सकते हैं। सर सैफाली जैसों के पिंजर खड़खड़ाकर कभी ये नहीं मानते कि जिंदगी उनकी कंकाल क्यों बन गई, अन्यथा दूसरे लोग तो पिंजर ना बनते। कुछ ना होकर भी एक पागलपने का अहम है कि मैं ही दुनिया चला रही हूँ, कि शब्दावली से अलंकृत कंकाल छोड़ रहे हैं इन फेल जैसी कई फेलों में। भाई गोपाल, मैं तो राजनीति की घटिया चालों नीतियों से परेशान हूँ। आखिर भारत का जनसाधारण कब इनकी कूटनीतियों की गंदगी को समझेगा? अभी तो नहीं। मीता ने गहरी सांस ले पुनः कहा, समाचार पत्रों में इनके चुनावी घोषणा पत्रों की ढील पोल सबके समझ से परे है। इन सत्ता के भूखे लोगों ने गरीबी को ढाल बनाकर पार्टियों से विकासशील देश की कर्मशील जनशक्ति को अकर्मण्य बना अपने हित साधे हैं। कोई 50% लोन के लिए 1 रुपया जमा कर कई गुना जमा करने का आश्वासन देती है, तो कोई मकान का लोन बिना ब्याज देने की बात करती है, तो कोई 72 रुपये देने का वादा करती है। ये सब प्रलोभन जनता को धीमा जहर देने का आश्वासन है। दूसरी ओर मेहनत कश वह जनता जो टैक्स देती है वो असहाय है। ऐसी पार्टियां देश प्रेमी नहीं, सत्ता प्रेमी हैं। मैडम, हम गरीबों पर अब दासत्व नहीं लादते। उन्हें छुट्टियां, इनाम, नाश्ता आदि देकर बेहद प्यार से बात करते हैं, पर ये लोग एक दिन में 20 घरों में काम करेंगे तो थके नहींगे क्या? काम की क्वालिटी भी बिगड़ेगी ही। कपड़े केवल उठाकर पानी निचोड़ देना, न मसलना न ब्रश से रगड़ना, पोंछा आमने सामने कर दो, बस ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। काम घटिया हो रहा है और जवान बदतमीज व झगड़ालू हो रही है। मिस्त्री बुलाया तो वह अपने को ऐसे घूरेगा कि अच्छा है मुर्गा फंसा, एकदम मुंह खोल पैसे मांगेगा। मेरी लाइट फेल हुई तो मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो वो पान चबा बोला, ठीक करता हूँ पर 1000 रुपये लगेंगे। प्लम्बर के नखरे तो ऐसे कि क्या वर्णन करें। इनके पास काम तो है, पर ऐसी हरकतों से लोग भयभीत होते हैं। बाइयाँ तो गांव ही जाती रहती हैं, 20 दिन काम करेंगी, तनख्वाह 30 दिन की पूरी लेंगी, वरना काम छोड़ देंगी। पूछो कि गांव क्यों जा रही हो तो बताएंगी वहाँ फ्री लोन से मकान बना रही हूँ। बच्चों की जनसंख्या में कमी नहीं, अब भी लड़के लड़की का भेद है। बच्चे पैदा कर देती हैं, ये कुपोषण के कारण शीघ्र मर जाते हैं। चीन तक ने जनसंख्या पर संतुलन प्राप्त कर लिया, परंतु भारत में जगह जगह विकास यानी गंदगी बढ़ रही है। स्वच्छता अभियान सड़कों पर है, आदमी के घरों व मनों में तो नहीं ही है ना। उदारवादी नीतियों ने कल्याणकारी स्वरूप को ठेस पहुंचाई है, पर इतनी समस्याओं से कैसे निपटा जाए?
मैं सोचती हूँ धार्मिक स्थलों में जो भोजन हेतु चंदा दिया जाता है उससे बच्चों को रोटी सब्जी नित्य उपलब्ध कराई जाए। भारत में गरीबी की समस्या पर बच्चों का पेट तो भरना पहली प्राथमिकता है ना। अन्य देशों में एक व्यक्ति भी प्रमुख है, पर भारत में सड़क पर एक्सीडेंट में व्यक्ति घायल हो तो उसे कोई अस्पताल नहीं पहुंचाता, पर यदि पास में बटुआ हो तो उसे अवश्य उठा लेता है। बहुत ही खरी बात है। मंगरू हंसा। आप फेल में झांक कर तो देखो, विकलांग बच्चों की संख्या बढ़ गई। अब तो सारा देश ही विकलांग है। तभी नमिता अचानक जोर से ठहाका लगाकर हंसी। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? कांता भी मुस्कुराई। गोपाल बोला, जब ये ज्ञानहीन लोग देश हित हेतु जेल में जिंदगी बिताने वाले महान व्यक्तियों की महानता ही नहीं समझते, व उल्टी सीधी दंत कथाएं बना लेते हैं, तो इन्हें सम्मान आदर का अर्थ ही कहाँ समझ में आएगा। हो गया प्रजातंत्र सफल। दीदी जी ठीक बोले हैं, कौनों पार्टी में ठीक ना बा। मंगरू ने भी अपनी राय दी। सच है कांता, प्रत्येक पार्टी को जरूरत आत्ममंथन की है। जब जनता समझ रही है कि नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा नहीं हो रही तो बदलाव तो चाहिए ही। हो सकता है राजनीतिक असंतोष बढ़े या घटे, पर हत्या, गाली गलौज, उल्टे सीधे मजाक, व्यंग हास्यास्पद हैं, वातावरण को कोहरे से ढक देते हैं। चुनाव क्या है, कुश्ती दंगल है। हमारे भारत के पास मानव व सामाजिक संस्थाएं हैं, पर मनुष्य ऐसा संस्था बना ले, ये कार्य पर्याप्त नहीं। अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग। इन संस्थाओं के निर्माण में इतनी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि ये समयानुसार अपनी गति को मोड़ दें, तभी इनकी परंपराएं युग के अनुसार जीने योग्य बनेंगी। जातिवाद हो या दलित समस्या, उसमें वैज्ञानिकता हो, संस्कृति सभ्यता का विरोध ना हो, उसे परिवेशानुसार चिरंतन सत्य के आधार पर खोजें। उपेंद्र ने बेहद गंभीरता से कहा, भैया ये सब हमारी खोपड़ी में न घुसे। भोला बोला। पंडित गोपाल बोले, मैं समझता हूँ, जिंदा लाशें, अंधा दौर है, अनगिनत नियम व तन्मय लोग और उनके प्रश्न कि क्यों घुस आया, फेल में कीड़ा जो तड़पाए प्राण। हम गरीबों से पूछा कौन पाप किए हैं, वो एकदम उठा। हम भी गलत सो के राह में जिंदगी को ढूंढते रहे तमाम उम्र हम। मगरू ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, भाई तुम तो कभी होते जा रहे हो, अब जिंदगी तो है ना साथ। गीता पुनः हंसी और बोली, कल अष्टमी थी, काली के मंदिर गई थी। वहाँ पूरा बाजारवाद था। पहले जाती थी तो मंदिर की आरती का आनंद आता था, पर अब चाट, खोमचे, फूल चुंडी की दुकानें, भीड़ में हाथ पसार भीख मांगते 10-12 वर्ष के बच्चे। मैं बच्चों को भिक्षा नहीं देती, इसलिए उपेक्षा कर दी। ये उम्र पढ़ने लिखने की है, भीख मांग दयनीय बनने की तो एकदम नहीं। इतनी भीड़ खाते पीते लोगों का कपल से भरा हुआ था। इतनी भीड़ खाते पीते लोग व कपल से भरा हुआ था। उस पर भंडारा वाले कोई मीठा दलिया तो कोई नमकीन बने नारियल के दोने पकड़ा रहे थे। मैं अब तक सोच में हूँ कि ये कैसा धर्म व कैसी दान दक्षिणा है। भीड़ भाड़ में और भीड़ भाड़ में मानसिक अपाहिजों की। पूर्व में आर्य समाज ने धर्म को सुधरे रूप में प्रस्तुत किया, पर अब यहाँ भी मात्र शादी ही होती है। यह यज्ञोपवीत या कहीं मकान उद्घाटन में यज्ञ। सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शुरू तो होती हैं किसी उद्देश्य से, पर बाद में नाम मात्र को सामाजिक कार्य होता है। शेष पैसा और पैसा। मान्य स्वामी दयानंद स्वामी की आत्मा से शक्ति होगी। आप ही बताएं, इन शहरों से दूर पर सूनी फैली ये जंगली फैल में फैले लोग और ज्ञान वाले, हवन करने वाले, विवाह करवाने वाले लोग भी क्या अपने कर्मों में फेल नहीं हैं? वे तो अज्ञानी व निरक्षर हैं, पर ये तो बंदे पढ़े व्यक्ति हैं। तब ये क्यों सामाजिक उद्देश्यों से भटक गए? कभी तो समाज की बात करते। सबको ज़रूरत है आत्ममंथन की, निरर्थक सिद्धांतों व घोषणा पत्र की नहीं। 4 साल बाद भी बंदर बंटवारा होने लगता है, तब सबको सोचकर निष्ठावान पार्टी को वोट देना चाहिए। हम अब भी राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं। सीमा पार से आतंकवाद हमारे घरों पर छापा मारता है। हमें आक्रामक रवैया नहीं, शांतिपूर्ण ढंग की आवश्यकता है।
इतनी गहरी बातें उपेंद्र नाथ, पता नहीं कब ये बातें आम जनता के दिमाग में छेद करेंगी। गोपाल पुनः बोला, ड्रिलिंग शुरू होगी तो ये भी शुरू होगा। तभी शिव ने पुकारा, सर जरा फेल पर चले, कालू चमार ने बहुत हंगामा मचा रखा है। शीघ्रता से जूते पहन उपेंद्र, गोपाल व मंगरू के साथ फेल की ओर निकल पड़े। कालू बुलडाक सा गुर्रा रहा था। रहने दो भाई, मुझे चमार होना बुरा नहीं लगता। मैं उन ब्राह्मणों से तो अच्छा जो ईश्वर के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। तुम सब मंदिरों में लाइन लगवा दिन भर में कितना कमा लेते हो, हमें भाषण देते हो, चप्पलें सुधारने में पैसे कम कर दें। दिन भर भोग लगाया, भोग दक्षिणा मुफ्त में लेना आपको पुरता है। मैं धूप में बैठकर भी कमाता हूँ तो मुझे देना चुभता है। पंडित जी, सीधे सीधे 1 रुपये निकालो और बढ़े चलो, वरना हमारे लोग यदि भिड़ गए तो बात खराब हो जाएगी। हाँ कालू, खूंखार जानवर सा बोला। तभी उपेंद्र, मगरू व शिव वहाँ पहुँचे। उपेंद्र दोनों के बीच खड़े हो गए। 2 रुपये कालू को देकर पंडित रामू से बोले, काहे पंडित जी बेबात उलझ रहे हैं। उसे 2 गाली से कुछ नहीं बुरा लगेगा, आपकी टोपी उछल जाएगी। आपको भी 1 रुपये के पीछे बहस करना उचित नहीं। कालू, तुम मत भूलो कि अब भी समाज जातिवाद का आधार नहीं छोड़ता। वैसे मैं जानता हूँ कि तहरीर चौराहा नहीं बन पाता, बने भी तो कैसे। हम माम में सब नंगे हैं। तुम भी कुछ कम नहीं, पंडित जी एकदम साफ सुथरे हैं। कुछ काम होगा तो वो तुम ही पंडित जी से कहेंगे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। हम सब में कुछ ना कुछ दोष है, पर ताव में तुम ये भूल जाते हो क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा कि बड़ों से कुछ नम्रता से बात करने से बात समझ सकती है। यही बातें व्यक्ति के संस्कार कहलाते हैं। अन्यथा यदि तुम्हें कालू गुंडा कहलाना अच्छा लगता है तो ठीक है, जैसे चाहो वैसे जियो, हमें कोई भी आपत्ति नहीं। नहीं, आप तो हमारे भले की ही बात कर रहे हैं। क्या करूं, ये जब सब हम छोटी जाति को समझ हिकारत से व्यवहार करते हैं तो गुस्सा चढ़ जाता है। अब ऐसा ना करूंगा। प्रणाम उपेंद्र भैया, अब तो सही हूँ। ठीक। उपेंद्र जी भी हंसे और हाँफते वापस लौटे। सदा सच शिव, तुमने सही समय पर नब्ज पकड़ी होती तो मैं भी क्या करता। सच शिव, तुमने सही समय पर वक्त नब्ज न पकड़ी होती तो मैं भी क्या करता। पहुँचते ही गोपाल बोला, चूहों ने बिल बनाए हैं और कहाँ कहाँ भूखों पर ठोके हैं, कहाँ कहाँ। लोमड़ी सियार सिखा रहे जीना, शेर जहाँ कतराए वहाँ कैसे जीना। आज सर ये युवा पीढ़ी किसी भी दिशा या विचार का पोस्टमार्टम कर सकती है। हम चिल्लाते ही रह जाते हैं। हमारे पास संस्कारों व सभ्यता की धरोहर है, लो इसे, पर इसे सुरक्षित उठाने को ही कोई तैयार नहीं। कांता हंसी। रीना खुशी से 10,000 रुपये कमा रही थी, परंतु यही बात की विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दिन उसके सामने की वृद्धा मालकिन ने अलमारी खोल अपनी पेंशन 50,000 रुपये पर्स में रखी। उनकी कोई परिचित मित्र वहां आ गई। वे चाबी अलमारी में लगी छोड़ उसकी आओ भगत हेतु चली गई। बस रीना के दिमाग की बत्ती जली। मैं भाग कर गई, पर्स से उसने 10,000 निकाल लिए, अलमारी बंद कर दी। वृद्धा अचानक वापस आई। उसने लकड़ी उठा रीना के हाथ पर मारा, चोटी। रीना यदि क्षमा मांग लेती तो लाचार वो वृद्धा इसे काम से नहीं निकालती, पर ये तो थी ही जुबान चलाने वाली। बोली, देख लूँगी, झूठी चोरी लगाती हो, तुम्हारे घर किसी बाई को नहीं लगने दूंगी, पुलिस बुला लूँगी। क्या जमाना है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वृद्धा हंसी। तभी उसके पति आ गए। बिना कुछ कहे उसे काम से बाहर कर दिया। रीना पर तो एकदम भूत सवार था कि 1 हफ्ते बाद ही उसने लड़कों के किचन से नमकीन के 2 पैकेट चुरा लिए। उन्हें याद था कि उन्होंने भी बड़ी बेरहमी से रीना को हटा दिया। मनोज ने उसे उठकर डांटा, कमबख्त, बिल्ली भी एक घर छोड़ देती है, पर तेरे पर तो भूत सवार है। जा मर 2-4 घरों में, चोरी करके बैठ जा घर में, फिर गांव वापसी। मैं भी मालिक से कुछ न कुछ लेता हूँ, पर वो दाल में नमक के बराबर। रीना दहाड़े मार मुँह को साड़ी से ढककर रोने लगी। मनोज बोला, अब काहे रोत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब न चोरी करूँगी। रीना पछताने लगी। रहने दे, अभी तेरी अंगुलियाँ फड़फड़ाएंगी तो तू फिर से चुड़ैल बन जाएगी। मूर्ख, और कभी लिपस्टिक तो कभी नेल पॉलिश चुरा लेगी।
मारूंगी तेरे लिए ही तो सजती समरती हूँ, मर जा। हाँ हाँ सही है, वो तेरा गांव वाला मर जा कहाँ गया, फटीचर हो गया। पहले तो साइकिल पर बैठा दूसरे गांव में कभी मालपुआ तो कभी जलेबी खिला लाता था। बेशर्मों की भांति रीना हंसने लगी। अच्छा हुआ तू गांव चली गई, मैं भी भगवती के साथ खुश था, वो कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगती। तो तू मेरे सामने मुंह चढ़ाएगा, अब तेरे सामने उससे बोल, मुझे क्या अपनी सामत बुलवानी है। मनोज हंसता हुआ बाहर हरनाम सिंह के घर की ओर तेजी से बढ़ गया। वो अपनी रमानी जी गुस्से में कह रहे थे कि अच्छा तमाशा है इस देश में। सिंध छोड़ो, जायदाद छोड़ो, वहाँ से खदेड़ा, जब कहेंगे इंदौर छोड़ो तुम्हारा ये मकान भी हड़पेंगे। आतंकवाद को भगाओ ना, हम सबको कहाँ कहाँ से भगाओगे। बात गलत तो नहीं, हम 100 रुपये खोने से परेशान हो जाते हैं तो जिंदगी भर मर खप इंसान जायदाद बनाता है, उसे छोड़ने पर कितनी पीड़ा होगी। देखा जाए तो पार्टी बदले पर पिछली पार्टी की नीतियों का आदर हो, उनकी कमियों पर बहस व परिचर्चा हो जिसमें पिछली पार्टी भी शामिल हो। बिना द्वेष ईर्ष्या जनता व देश हित अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था जनता के सुख हेतु नियम बने व आपसी बहस से देश हित की बात हो। प्रत्येक क्षेत्र में हलचल, निराशा व शिकायतों का तूफान भरा है। सीमा पर आतंकवाद, कश्मीर में कोई स्थायी समाधान नहीं। कहो कुछ करो कुछ, कोई भी ये नहीं सोचने को तैयार कि कैसे सबकी खुशहाली हो। सैफाली भी कोरी धमकियां देकर शान से तन से काम करती रही। रीना चालाकी से रोज मालकिन से कहती, ये सब्जी कैसे कट गई तो पूछेगी कैसे बनेगी, सूखी या रसीली, देखना जरा कितनी हरी है। बेचारी मालकिन रोज़ 2 घंटे उसके साथ बैठकर खाना तैयार करवाती। वेल तो उनका घर पास है, मालवीय नगर खजराना तो और दूर है। हम भाइयों को 1 माह 10-15 दिन घर काम पकड़ने की आदत है। कहीं धड़ाधड़ बर्तन निपटाती तो कहीं नमक मिर्च कुछ भी जलाकर भागती हैं। कभी कभी कच्ची तो कभी कभी अधजली रोटी, मोटी तो कभी छोटी तो कभी बड़ी। उस पर ताव ये कि मेरे बनाए खाने को तो लोग उंगलियां चाट कर खाते हैं, आप ही मुंह बनाती हैं। ठीक है। और दीपा ने चुपचाप टेबल लगाकर प्रारंभ कर दिया। उस दिन दीपा भजन मंडली में गई तो वहाँ भी वही टॉपिक जोर से चल रहा था कि साईं कृपा कॉलोनी में बाइयों की बहुत कमी है और ये बहुत नाटकीयता है कि देखें कि सन सिटी में कितना अनुशासन है। यहाँ तो डटकर सताती हैं बाइयाँ, मनमाना रेट वसूल करती हैं। रीना सैफाली दोनों एक दूसरे के साथ ले पुनः काम हेतु घर ढूंढने लगी। सैफाली को तो झाड़ू कट्टे व डस्टिंग का काम एक नई महाराष्ट्रीयन महिला के यहाँ मिला। वह घर सब इंस्पेक्टर थाने का था। सैफाली अपनी आदत के अनुसार कुछ दिन तो सब काम ठीक से करती रही। पहले उसके आने का समय 10:30 बजे, फिर 11:30 बजे तक हुआ। तब तक मैडम चुप रही, पर सैफाली जब 12:30 बजे आकर डस्टिंग में चीटिंग करने लगी तो उन्हें उसे टोकना पड़ा। काय रे बाई, डस्टिंग नहीं, कपड़े को ब्रश नहीं, बस पानी से निचोड़ना, पोंछे में फिनाइल नहीं डालना, ये कब तक कैसे चलेगा। मैं सब तेरे पैसे काट लूँगी, माह में 6-6 दिन नागा। अगो बाई, हाड़ तोड़े काम करें तो क्या घर में कोई बीमार हो छुट्टी भी न लें। मेरे को सताओ नको, वरना रखो अपना काम अपने पास। बस इसी से मालकिन हो गई। घर में 3 बच्चे, सब पढ़ने लिखने वाले। वो तो झाड़ू पोछा करते करते ही बिस्तर पकड़ लेती। वो चुप, सैफाली चुप। काम आहिस्ते होता रहेगा क्योंकि फेल के लोगों ने अपने नाखून बढ़ा लिए हैं और वहाँ आसपास के लोगों व महिलाओं ने नाखून काट लिए हैं। फेल के ठीक बीच के छोटे से प्लाट पर गुड्डी बाई के नीचे के 2 कमरे व रसोई घर अच्छे से बनवा सांस खींची। भाई रे, अब जाके सांस खींची है। उसका पति रामजीत संतरी है, 3,000 तो मिलते ही हैं, पर घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। अब तक तो गुड्डी अपने पति के साथ पतिव्रता नारी सी एक टीन से घर में रहती थी। गर्मी में गोबर लिए घर में साड़ी बिछाकर सोती। बच्चों
बच्चों के कारण तो खाना बनाने का काम छोटी छोटी शादियों में लेने लगी। खूब तेल मिर्च मसाला डालकर दो सब्जी पूड़ी सस्ते में बनाती तो उसे खूब काम मिलने लगा। उसकी बड़ी बेटी नेहा गोरी भूरी आंखों वाली वाचाल व चंचल लड़की थी। छोटी काली गंभीर पर क्रोधी स्वभाव की थी। बेटे को घर से कुछ दूर एक कॉन्वेंट में गुड्डी ने भर्ती किया। अब 12 वर्ष का था वह। उसे चौराहा पार कराने गुड्डी किसी के घर में हो तो वहाँ से भागती, बाई अभी आ रही हूँ। एक ठो छोरा है, भीड़ भाड़ का चौराहा पार करवाकर मुझे चैन मिलता है। इसका परिणय ये हुआ कि लड़का आराम तलब व चोर हो गया। गुड्डी भीतर से चालाक मक्कार छलकपटी भी थी। उसकी मालकिन सुलेखा खाना बनाने में प्रवीण थी। उन्होंने उसे छोले राजमा कोफ्ते भरमा बैंगन बनाना सिखा दिया था। अब वह एक्सपर्ट कुक थी। ठीक है, सुलेखा को भी गुड्डी से ये आराम था कि वो कभी भी मेहमानों को खाने पर बुला सकती थी। इस तरह गुड्डी को और भी विख्यात घरों में कुक का काम मिल गया और सब उसके काम से खुश थे। गुड्डी पैसे के विषय में बहुत सतर्क व होशियार थी। जैसे कि घर बढ़ाने का समय आता वह खास घरों के मालिकों से कह देती, भाई साहब मुझे एडवांस रुपए 50,000 दे दें, साल भर में काट लेना, बस कमरा बनाना शुरू करना है, उस पर पक्की छत डालनी है। तो दूसरे की मालिक से कहा 25,000 एडवांस दे दें, साल भर में काट लें, छत डालनी प्रारंभ। तीसरे घर में उनकी नातिनें जो बड़ी हो गई एक रोटी खाने लगी। बस गुड्डी बाई ने हाथ पसार दिए, अब आपके नाती पोते बड़े हो गए, रोटी खाते हैं, मेरी तनख्वाह 500 रुपये बढ़ा दें। साहब को झक मार कर बढ़ाना पड़ा। बस गुड्डी बाई के कमरों में प्लास्टर शुरू हो गया। इस तरह हल्दी लगी न फिटकरी, रंग भी चोखा हुआ। मकान बना तो एक दिन सुलेखा ने पुनः 2,000 रुपये एडवांस लिए कि उसे घर का उद्घाटन करवाना है। मैडम नाते रिश्तेदार आएंगे, उनको लेन देन करवे का पड़ी। सुलेखा बोली, तो इससे हमारा क्या लेना देना, तुम काहे को इतना खर्चा कर रही हो। ये लो बाई की बातें, अब कुटुंब परिवार में रहें तो ये सब तो करना ही पड़ता है। आपसे तो मैंने पहली बार इतनी रकम मांगी है और लोगों ने तो 50,000 25,000 दिए हैं। काम तो करत हूँ, लौटा दे में। सुलेखा को भी मन महसूस कर पैसे देने पड़े। रही सही गुंजाइश, नेहा की शादी तय होने से पूरी हो गई। गुड्डी बाई माथे पे हाथ मार बोली, नेहा अब 13 साल की हो रही है, 10वीं में फेल हो गई तो हमने घर बैठा लिया। गोरी चिट्टी है, दिन भर फ़ोन से चिपकी रहती है। कभी कभी मोह शर्म होता है कि पड़ोस के लंपट लड़के फ़ोन करते हैं, इसलिए शादी तय कर दी। लड़का सामला है पर एजेंसी में कमाता है, पक्का 2 मंजिल मकान है, ससुर की भी अच्छी खासी पेंशन है। परिवार में बस जेठानी भर है। मोए आप सबको कष्ट देना पड़ेगा। 1 हफ्ता छुट्टी और आप 5,000 रुपये एडवांस दे दें। वैसे भी मैं कोई काम थोड़े छोड़ रही हूँ, सब अदा कर दूंगी। बाइयों का फेल में रहना ही इस बात का प्रतीक है कि आप एक मक्कार चालाक मतलबी इंसान से ही डील कर रहे हैं। उन्हें बस यही समझता है कि छीनो झपटो लूटो खसोटो, अपनी शर्त पर काम करो, पकड़े जाओ तो मालिक को ही दोष निकालो। गुड्डी ने भी एक घर छोड़ा तो सुलेखा से कहा, मैडम रात दिन की चिक ना हो, 4 बोक सहो और हाड़ मांस गलाकर सेवा करो। अब न सहूँ, प्यार से रखो तो 2 थप्पड़ मार लो। मैं आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ, इसलिए कम से कम रोटी सब्जी या बना जाएंगी। सुलेखा ने गहरी सांस ली। क्या समय पर क्या नैतिकता का ह्रास फैल रहा है। सुलेखा ने गहरी सांस ली। क्या समय पर क्या नैतिकता का ह्रास फैल रहा है। अब उसकी पड़ोसन श्रीमती मिश्रा को देखो। जब भी सुलेखा भाग दौड़ कर कोई बर्तन वाली या झाड़ू वाली ढूंढती है, श्रीमती मिश्रा उसे घर से निकालते ही चौराहे पर छेंकती हैं। 50 रुपये ज़्यादा के लालच ने उसे अपने घर लगा लेती हूँ। ढूंढे सैफाली, ट्रेन करे सैफाली और आनंद उठाए श्रीमती मिश्रा। अब बाई लग जाए तो तसल्ली करें, पर नहीं, उसे रोज़ भड़काए। उसके घर में इतने कमरों में काम क्यों करती हो, सारा माहौल फेल है। तो अब गुड्डी बाई की गोरी बेटी नेहा की शादी हो गई। उसके ससुर जेठ जमकर नाचे। उन्हें एक सुंदर शालीन बहू 10वीं फेल मिल गई। उन्होंने खड़े सोने के जेवर चढ़ाए, मस्ती में खूब डूबे और बहू को लेकर घर लौट गए।
1 हफ्ते बाद ही नेहा ने ससुर से घूंघट निकालना छोड़ दिया। पति सुखदेव पर जोर डाला कि वे उसे हनीमून पर ले जाएं। हार कर ससुर ने उन्हें उज्जैन महाकाल दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु भेजा। नेहा ने श्रद्धापूर्वक पूजा की, पति से लिपट नौका विहार बजरंग होटल में दाल बाटी वाफले खाए। लौटते समय देवास की माता के दर्शन कर नीचे कड़ी चावल डटकर खाया। अब नेहा ने सुखदेव से कहा, मुझे शॉपिंग करवाओ। बेचारे सुखदेव के पास कम रुपए बचे थे, तब भी उसने सामने लगी दुकानों से पर्स चूड़ियाँ खरीदवा कर कहा, नेहा मेरी भाभी व दाजू के लिए कुछ खरीद लो। फीके मुंह से नेहा ने छोटा पर्स व टोपी ले ली, लेकिन नेहा उस गुड्डी की बेटी थी जिसने अपनी माँ से 4 वर्षों से बात नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने छोटी बहन को दहेज कुछ अधिक दे दिया था, जबकि उन्होंने गुड्डी को समझाया भी कि उसके विवाह के समय उसकी आय ठीक नहीं थी। अब ठीक है, पर गुड्डी ने अपनी माँ से बात नहीं की तो नहीं की। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।